इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। चुनाव आयोग ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शम्मी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को तलब को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए समन भेजा है। यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को दक्षिण कलकत्ता के जादवपुर इलाके स्थित कारतूस नगर स्कूल में नोटिस जारी किए गए, जिसमें दोनों को सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि नोटिस के अनुसार मोहम्मद शम्मी तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके। फिलहाल वे विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजकोट में हैं। मोहम्मद शम्मी कलकत्ता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 में मतदान के रूप में यहां पर पंजीकृत थे, जो आपको बता दें कि रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ है, लेकिन वे कई वर्षों से कलकत्ता के स्थानीय निवासी हैं। शम्मी फिलहाल बंगाल के एक घरेलू क्रिकेट खेल में व्यस्त हैं। उन्हें एक बार फिर चयनितकर्ताओं की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए चुनी गई वनडे की टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। पिछली बार वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए खेलते नजर आए थे। इसके बाद आपको बता दें कि यही वजह है कि वो टीम से बाहर कहीं ना कहीं हो गए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ देशद्रोह का गंभीर मामला चल रहा है, जिसमें उन पर अंतरिम सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप लगा है। ढाका की एक अदालत ने इस मामले में आरोप गठन की सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2026 की तारीख तय की है। यह मामला आवामी लीग से जुड़े जय बंगाल ब्रिगेड की एक ऑनलाइन बैठक से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें हसीना सहित सैकड़ों लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हसीना अगस्त 2024 में बड़े छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थी, जिसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता पे आई थी। आपको बता दें, इस केस में कुल 286 लोग आरोपी हैं और हसीना समेत अधिकांश फरार चल रहे हैं। हसीना और आवामी लीग के सैकड़ों सदस्यों ने दिसंबर 2024 में जय बांग्ला ब्रिगेड नामक समूह की ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया था। आरोप है कि बैठक के दौरान उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सत्ता से हटाने की कथित साजिश रची थी। यह समूह आवामी लीग और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का मजबूत समर्थक है। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश अब्दुस सलाम ने हसीना और 285 लोगों के खिलाफ यहाँ पर आरोप गठन के लिए 21 जनवरी की तारीख यहाँ पर निर्धारित की है। बता दें कि छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त 2024 को हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थी। वहीं आपको बता दें, उसी साल 8 अगस्त को यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य रूप में यहाँ पर कार्यभार अपना संभाला था। यह मामला पिछले साल मार्च में आपराधिक जांच विभाग यानी कि CID द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आपको बता दें 30 जुलाई को 286 आरोपियों को नाम लिखकर आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि अदालत ने 14 अगस्त को आरोप पत्र स्वीकार किया है और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 11 सितंबर को यात्रा प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि 14 अक्टूबर को अदालत ने अखबारों में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश यहां पर दे दिया था, जिसमें से हसीना सहित 261 फरार आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस MLC BK हरिप्रसाद ने RSS को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि RSS की तुलना तालिबान से इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों का महिलाओं के प्रति रवैया समान है। हरिप्रसाद के अनुसार RSS में कई महिला अधिकारी नहीं है, जबकि तालिबान भी महिलाओं पर पाबंदियां लगाना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS यह तक तय नहीं कर पा रहा है कि महिलाएं क्या पहने और क्या खाएं, तो तालिबान की सोच से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत रूप से दोनों संगठन एक ही तरह से काम करते हैं, इसी वजह से यह तुलना की जा रही है। RSS का तुलना हम तालिबान से इसलिए कर रहा है तो RSS भी महिलाओं के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक भी महिला पदाधिकारी RSS में नहीं रहते हैं।
तालिबान भी महिलाओं को अलग अलग पाबंदी लगाते हैं, आरएसएस भी अलग अलग पाबंदी लगाते हैं। महिलाओं का हक कहीं आरएसएस नहीं चाहता है महिलाओं को कुछ हक मिले, तालिबान भी वही करते हैं। तालिबान भी बोलते हैं, वो लोग जो तालिबान बोलेगा वही कपड़ा पहनना है, वही खाना खाना है। आरएसएस भी वही बोलता है, कपड़ा पहनो, जो वो बोले वो खाना खाओ। इसलिए बहुत जो सैद्धांतिक रूप से दोनों एक तरह है, इसलिए ये एक ही है, आरएसएस और तालिबान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर सोमनाथ में वर्ष भर गतिविधियां आयोजित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विदेश अतिक्रमणियों के कई हमलों के बाद पुनर्निर्मित किया गया है। ये मंदिर भारतीय सभ्यता की अदम्य भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता की अदम्य भावना का सोमनाथ से बेहतर उदाहरण कहीं भी नहीं है। यह मंदिर बाधाओं और संघर्षों को पार करते हुए गौरव के साथ खड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पूरी हो गई है। आपको बता दें, यह मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से रवाना हुए। वहीं आज शाम 3:30 बजे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा से भी भेंट की। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आपको बता दें कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने वर्तमान मंत्रिमंडल की अगर बात की जाए तो उसमें पहले 54 मंत्री थे, जिसमें से 6 पद खाली थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 और मंत्रियों, जिसमें जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र में मंत्री बनाया गया था, जिससे मंत्रिमंडल के कई और पद फिर से खाली हो गए। माना जा रहा है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है और संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। कुछ राज्य मंत्रियों को भी यहाँ पर कद बढ़ सकता है उनका, और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। साथ ही बोर्ड और निगमों में भी नए चेहरे का संयोजन हो सकता है। माना जा रहा है कि पश्चिम यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, क्योंकि प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पूरब से हैं। हाल ही में हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठक का असर भी मंत्रिमंडल पर दिखाई दे सकता है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिमी यूपी के कई चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य 2027 चुनावों से पहले एक मजबूत टीम तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी के शहर पीलीभीत में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज हवाओं के साथ न्यूनतम तापमान सोमवार को 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले कुछ दिन तराई के लिए लोगों को इसी तरीके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। घने कोहरे और तेज हवाओं के कारण सड़कें सुनसान हैं और लोग घरों में दुबके हुए हैं। जिला प्रशासन ने शीतलहर को देखते हुए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। तो घने कोहरे और तेज हवाओं से सड़कें जो हैं यहाँ पर सुनसान हैं। ठंड के चलते स्कूलों में अवकाश है। इसी के चलते आपको बता दें किस तरीके से ठंड का प्रकोप इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि शीतलहर के चलते लोग जो हैं अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने यहाँ पर चेतावनी जाहिर की और इसी के साथ खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको और साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं उनको खासा तौर पर यहाँ पर सावधानी बरतने की बात कही है। तो आपको बता दें किस तरीके से पीलीभीत शहर के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो आज यानी कि सोमवार की सुबह 5 डिग्री दर्ज किया गया। तो जमशेदपुर के एमजीएम थाना प्रभारी सचिन कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वे एक स्टेज के सामने बैठकर यहां पर डांसर का डांस देख रहे हैं और उसके बाद स्टेज पर जाकर डांसर को पैसे दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की जांच में सामने आया है कि ये डांस किसी स्टेज डांस कार्यक्रम का वीडियो नहीं था, बल्कि दुर्गा पूजा 2025 के दौरान हिल व्यू कॉलोनी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक भजन संध्या का वीडियो था। वीडियो में थाना प्रभारी सचिन कुमार भजन गायिका को बेहतर प्रदर्शन के लिए खुशी से बख्शीश दे रहे हैं और इसी क्लिपिंग का दुरुपयोग कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। जब यह मामला दुर्गा पूजा कमेटी तक पहुंचा तो उन्होंने वायरल वीडियो पर रोष प्रकट किया।
पूजा कमेटी के अध्यक्ष श्याम सिंह ने कहा कि किसी भी अच्छे पुलिस अफसर को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का यह प्रयास है, जो कि गलत है। उन्होंने बताया कि कमेटी इस दुष्प्रचार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराएगी और प्रशासन से उचित कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई की मांग करेगी। मेरा नाम श्याम सिंह हुआ। सर ये कौन सी जगह? ये हिलवी कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पूजा के स्थान है, जो हम लोग खड़े हैं वो हिलवी कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पूजा यही जान होता है। उसमें है कि हम लोग के नवमी के दिन प्रोग्राम था, नवमी था ना, और हम लोग के जितने कॉलोनी के हम लोग अपने घर का फैमिली उमली सब बैठल है। निशा उपाध्याय को हम लोग बुलाए थे और भक्ति प्रोग्राम चल रहा था, तो हम लोग पूरा घर का फैमिली टोटल बैठा हुआ है। उनके बड़े बाबू का भी परिवार भी उनका भी बैठा हुआ है, उनका बच्चा, उनका वाइफ, सब कोई था। हम लोग का भी परिवार, सब कोई का, पूरा मोहल्ला का परिवार भी बैठा हुआ है। और इसमें हम लोग का धर्म का मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर देखे हम लोग अथी में चल रहा है कि रंगेलिया मनाया जा रहा है। यहाँ रंगेलिया तो निशा उपाध्याय भक्ति गाना गा रही है। हम लोग का टोटल फैमिली बैठा हुआ है और करीब हजारों के लोग में यहाँ पर हम लोग का बैठा हुआ, पूरा प्रोग्राम चल रहा है तो देख रहा है। तो हम लोग यही सोचे हैं कि दुर्गा पूजा के अध्यक्ष श्याम सिंह हम हैं, हम लोग केस करेंगे, FIR करेंगे। जो हम लोग का फर्जी चला जा रहा है और जो फर्जी जो फोटो बना के जो दिया है उसका ऊपर में FIR करेंगे हम। चलिए फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला जारी सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों के साथ। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में जमीन की नापी के दौरान विवाद हिंसक झड़प में बदल गया है। वार्ड नंबर 7 के निवासी अंबिका कनौजिया पर राम मनोहर और उनके पुत्रों ने ईंट, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया। अंबिका सिर पे जो है गंभीर चोटें आई हैं और वो बेहोश हो गई। वहीं उनके पुत्र चंदन पर भी मारपीट हुई है। घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर गौरी बाजार में जमीन के विवाद ने हिंसक झड़प और एक रूप ले लिया। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र रजहुआ में बाइक को बचाने के चक्कर में एक सरकारी गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार SDO वन विभाग AK जोशी, उनके ड्राइवर और स्टेनो घायल यहां पर जो हो गए हैं। SDO तहसील दिवस में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हालांकि SDO और अन्य घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लखनऊ के PGI परिसर में रात को एक दुर्लभ जानवर सीवेट कैट वहां पर घुस गया। आपको बता दें, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। PGI कर्मचारियों की मदद से सीवेट कैट को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू और सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। आपको बता दें कि PGI परिसर में किस तरीके से यहां पर सीवेट कैट के घुटने से हड़कंप मच गया। तो PGI परिसर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीवेट कैट घुसने से पूरे परिसर में हंगामा हो गया और अफरा तफरी मच गई। देर रात की घटना बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ के PGI अस्पताल में किस तरीके से उसे आधी रात को यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा रेस्क्यू किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा दन्यापनार घाट मार्ग, जौलीकोट खैराना, गैरसेन कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उडियारी मार्ग
बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के अनेक महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की बात यहां पर की और अनुरोध किया। बैठक में राज्य की प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर हुई चर्चा में बताया गया है कि ऋषिकेश बाईपास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत 3 पानी से योगनगरी होते हुए खासा सोत्र तक 12.47 किलोमीटर लंबा 4 लेन बाईपास का निर्माण प्रस्तावित किया जाए। माननीय नितिन गडकरी, माननीय मंत्री भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो चारधाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो एनओसी नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह पर। और जो राज्य के इस अंदर जिन परियोजनाओं को अभी अवार्ड नहीं किया गया उसे अगले 2 माह में पूर्ण किया जाए, यानी कि जो अभी अधूरे काम हैं उनको यथाशीघ्र करने के लिए कहा गया है। और जो अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों के काम हैं, ROW के काम हैं, ROB के काम हैं, उन सभी को कामों, जैसे कि श्यामपुर ऋषिकेश कर ROB बनाने के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानियावाला जौलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं, उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है, उनके समाधान के लिए, उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर ले जाएं, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है और इसी प्रकार स्वाला है और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो LA के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके, उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई DPR प्रस्तावित हैं, उसमें देहरादून रिंग रोड है, आसारोड़ी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास और काशीपुर सितारगंज रोड सेफ्टी के जो काम है, उन कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है, उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी DPR प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई है कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। तो हरदोई के रंजना होटल में 3 अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। अधिवक्ता दीपक काल, रोहित सिंह और दीपक त्रिपाठी खाना और पान मसाला लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन होटल मालिक और कर्मचारियों से विवाद के बाद उन्हें लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटा गया। दीपक पाल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद वकीलों में आक्रोश फैल गया है। हरदोई अधिवक्ता संघ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो रंजना होटल में अधिवक्ता दीपक पाल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में हरदोई बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस लाइन तिराहे पर भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। पुलिस ने होटल मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। वकील अब होटल के अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बुलंदशहर के नीमखेड़ा गांव में बाघ की पैमाइश को लेकर हुए विवाद के दौरान आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल नेता और ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सूफियान की कल देर शाम पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना में मृतक का बड़ा भाई अकरम भी घायल हुआ है। थाना देहात कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और 3 से 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। मृतक के अंतिम संस्कार में परिजन, रिश्तेदार और हजारों लोग शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी देहात, कई सीओ और भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहे। गोंडा पुलिस का प्लास्टिक मुक्त अभियान में सक्रिय काफी ज्यादा नजर आ रही है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने नागरिकीय क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वच्छता अभियान चलाया और आम जनता को प्लास्टिक के दुरुपयोग और दुष्प्रभावों के प्रति जरूरत और जागरूक भी किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर उतरकर प्लास्टिक कचरा उठाए और लोगों और राहगीरों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। शहर के प्रमुख इलाकों में सफाई कराई गई है और लोगों को कपड़े और जूते के थैले इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया गया है। प्रशासन की इस पहल को पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के रूप में सराहा जा रहा है। आज दिनांक 4 जनवरी की सुबह जनपद गोंडा के सभी थाना क्षेत्रों में जो संबंधित थाना प्रभारी है और जो हमारे क्षेत्राधिकारी है और सिटी में, नगर में सीओ सिटी, एडिशनल एसपी और स्वयं मेरे द्वारा जनता के सहयोग से, व्यापार मंडल के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों ने और जो हमारे समाज के सम्रांत समाज सेवी व्यक्ति हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, इनके द्वारा श्रमदान किया गया है और जो मार्केट में घूम कर जो प्लास्टिक पड़ा है उसको साफ करने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे भी संवाद स्थापित कर उनको प्लास्टिक न यूज करने की हिदायत दी गई है तथा सभी को अनुरोध किया गया है कि अपने आसपास स्वच्छता रखें, डस्टबिन का प्रयोग करें और नगर पालिकाएं की जो भी कूड़ा वाली व्यवस्था है साफ सफाई की, उसमें अपना सहयोग करें। इस प्रकार इस नए वर्ष की शुरुआत पर ये सबको एक संदेश देने का प्रयास किया गया है गोंडा पुलिस द्वारा कि स्वच्छता जो है वो एक काफी प्राथमिकता की चीज है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हम अपना कूड़ा स्वयं साफ नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं कि कोई अन्य साफ करने आए। तो लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर चलती पल्सर एनएस बाइक में अचानक आग लग गई। आग की वजह से बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। बाइक पर सवार दोनों यात्री समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। वहीं इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में राजीगंज पुलिस और विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर तकरीबन 18.43 ग्राम एमडी मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों मोहम्मद असीम और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बनहरिया बाग बागीपुर के पकड़े गए हैं। 18.4 प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना रानीगंज व स्पेशल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 18.43 ग्राम प्रतिबंधित एमडी ड्रग्स जो नशीला पदार्थ है उसकी बरामदगी की गई। वह इनके पास से एक क्रेटा गाड़ी बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में एक अभियुक्त का नाम मोहम्मद असलम, दूसरे का नाम मोहम्मद अनीस जो गंभीरपुर थाना क्षेत्र रानीगंज के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रानीगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 4/26 समुचित धाराओं में एनडीपीएस की पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त दोनों आरोपियों को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।